जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 42 चैप्टर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8। 100% कन्फर्म है इस अटैम्प्ट में तकरीबन 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर इस चैप्टर में से सेट होगा। ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन सेफर साइड के ऊपर 15 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। और इसमें 2 MCQs भी एक्सपेक्टेड हैं कि होंगे, 2 MCQs भी एक्सपेक्टेड हैं कि होंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर में से फेवरेट, जैसे वो डायरेक्टर्स वाला टॉपिक था, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव वाला, उसी तरह ये मीटिंग वाला चैप्टर भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। लेंथी है थोड़ा, लेकिन जाहिर है एग्जाम वेटेज भी उस लिहाज से है। 15 से 20 नंबर का पेपर एक्सपेक्टेड है, इस चैप्टर में से सेट होगा और कंफर्म क्वेश्चन आएगा। टॉपिक है, चैप्टर डील किससे कर रहा है? जनरल मीटिंग से। जनरल मीटिंग देखें, कंपनी लॉ में मीटिंग्स का टॉपिक डिस्कस हुआ है वेरियस कंटेक्स्ट में। जैसे मीटिंग शेयर होल्डर्स की भी हो सकती है, मीटिंग डायरेक्टर्स की भी हो सकती है, मीटिंग क्लास ऑफ शेयर होल्डर या क्लास ऑफ डायरेक्टर्स की भी हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा ना, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो अगर आपको याद हो, इफेक्टेड क्लास की 3/4 मेजॉरिटी की अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए जो मीटिंग होगी, क्या वो सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी? सिर्फ इफेक्टेड क्लास की, उसे क्लास मीटिंग कहा जाता है। जब एक शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स में से एक पर्टिकुलर क्लास की मीटिंग हो, उसे क्या कहा जाता है? क्लास मीटिंग। यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप की मीटिंग हो, उसे क्लास मीटिंग कहा जाता है। लेकिन क्लास मीटिंग्स हमारे कैफ के सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको ये टर्म समझाना मकसूद था कि क्लास मीटिंग्स होती क्या है। क्लास मीटिंग का मतलब है कि सारे शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स की नहीं, बल्कि उनके एक पर्टिकुलर पार्ट ग्रुप की मीटिंग को कहते हैं क्लास मीटिंग। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो मीटिंग्स बहुत सी तरह की होती है। प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की मीटिंग है, डायरेक्टर्स की मीटिंग है, फिर इसके बाद डिफरेंट हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी मीटिंग्स करते रहते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी मीटिंग्स होती रहती हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में मीटिंग होती रहती है। लॉ सिर्फ 2 तरह की मीटिंग्स के ऊपर फोकस करता है, कंपनी लॉ। कौन कौन सी मीटिंग्स के ऊपर? शेयर होल्डर्स की मीटिंग या मेंबर्स की मीटिंग के ऊपर, और डायरेक्टर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग को कहते हैं जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग को कहते हैं बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में बहुत कम मटेरियल हमारे सिलेबस में है। आपको याद होगा, हमने इतना पढ़ा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है कि डायरेक्टर वंस इन ईच क्वार्टर मीटिंग कंडक्ट करवाएं। और उसमें हमने शायद कोरम के बारे में भी पढ़ा था कि क्या कोरम है लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स का? 4, 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। ये बोर्ड मीटिंग का ही कोरम पढ़ा था ना हमने। तो सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने बोर्ड मीटिंग के बारे में स्टडी किया, उसके बाद स्टडी नहीं किया। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग का तो बहुत कम मैटर हमारे सिलेबस में है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, मेंबर्स की मीटिंग है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन सिलेबस में इंक्लूडेड है। और ये सारे का सारा चैप्टर शेयर होल्डर्स की मीटिंग से ही रिलेटेड है, जिसमें हम क्या सीखेंगे कि शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की मीटिंग, जिसे जनरल मीटिंग भी कहा जाता है। शेयर होल्डर या मेंबर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। के सीखेंगे क्या चैप्टर में कि टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग क्या है, जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स है, और हर मीटिंग के कंडक्ट होने के रूल्स क्या हैं, कब कंडक्ट करवाई जाएगी कोई भी टाइप ऑफ मीटिंग, उस मीटिंग में डिस्कस क्या होगा, और उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम? शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स, जिसे जनरल मीटिंग्स भी कहते हैं, मीटिंग की टाइप्स, कब मीटिंग कंडक्ट होगी, उसमें डिस्कस क्या होगा, और फिर अदर प्रोसीडिंग्स उसके हवाले से, कोरम वगैरह या दूसरी चीजें। तो सबसे पहले जो ये चैप्टर हमें बताता है वो ये कि जनरल मीटिंग का मतलब क्या है। जनरल मीटिंग का मतलब है मीटिंग ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। ये अच्छा, इसमें इसका ये मतलब नहीं है जब हम कहते हैं मीटिंग ऑफ मेंबर्स, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें और कोई बंदा आ नहीं सकता। कुछ और लोगों को भी इसमें आने की इजाजत है। जैसे मेंबर्स की मीटिंग में डायरेक्टर भी आना चाहें आ सकते हैं। कंपनी का ऑडिटर पता है कौन होता है? जो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उनको चेक करता है ठीक है कि नहीं, वो भी आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन ये लोग सिर्फ समझ लीजिए कि एक तमाशाई की हैसियत से मीटिंग में मौजूद होंगे। ये मीटिंग में वोट्स कास्ट नहीं करते, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यूं समझ लीजिए डायरेक्टर्स का वहां पे मौजूद होना सिर्फ ये इसको इंश्योर करने के लिए कि मीटिंग अच्छे तरीके से चले, कुछ चाय पानी का इंतजाम करने के लिए डायरेक्टर्स का वहां होना जरूरी है।
वहां पे होने की इनको इजाजत है, वरना मीटिंग में जो डिस्कशन होगी उसमें डिसीजन मेकिंग होगी वो सारी की सारी कौन कर रहे होंगे? मेंबर्स। ठीक है, हाँ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सिर्फ डायरेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन मेंबर नहीं होते, लेकिन मेंबर्स की मीटिंग में मेंबर्स के साथ साथ डायरेक्टर। अच्छा, अब आपने अपना क्लासिक क्वेश्चन नहीं पूछना कि अगर कोई पर्सन वो शेयर होल्डर भी है, वो डायरेक्टर भी है, तो क्या वो मेंबर्स की मीटिंग में आ सकता है? बिल्कुल क्या वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मेंबर्स की मीटिंग में उसकी हैसियत वो एज ए मेंबर उसको अटेंड कर रहा होगा, और डायरेक्टर्स की मीटिंग में डायरेक्टर। ठीक है, मेंबर्स की मीटिंग में जब वोट कास्ट कर रहा होगा तो वो उसके वोट्स कितने होंगे? उसके शेयर्स के लिहाज से। लेकिन डायरेक्टर्स की मीटिंग में आपको पता है सबका एक वोट होता है, तो डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड करेगा एज डायरेक्टर, मेंबर्स की मीटिंग को वो बंदा अटेंड करेगा एज मेंबर। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। जनरल मीटिंग किसे कहते हैं? मीटिंग ऑफ मेंबर। इस मीटिंग में कुछ ना कुछ डिस्कस होगा। हर मीटिंग का कोई एजेंडा होता है ना, ठीक है, हर मीटिंग का कोई एजेंडा होता है। एजेंडा समझते हैं क्या? वो पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग। तो जनरल मीटिंग का भी कोई एजेंडा होगा। जनरल मीटिंग का जो एजेंडा होता है इसे लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं बिजनेस। बिजनेस टू बी कंडक्टेड, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, बिजनेस टू बी डिस्कस्ड। इन टर्म्स का मतलब क्या है कि जनरल मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस होने जा रही हैं। तो जो एजेंडा आइटम होती है मीटिंग की, यानी एजेंडा में जो चीजें डिस्कस होने जा रही है उन्हें क्या कहते हैं? बिजनेस। जो बिजनेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, और शाबाश, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस आपको बताया इससे पहले क्या होते हैं? क्या दे? नहीं, मुकर जाए बताया? कहां बताया था? कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। छठी चीज रह गई डिविडेंड। शाबाश, डिविडेंड कौन बोला? शाबाश, तो बढ़ाया हुआ ना पहले, मुकर गए सारे। कितनी अच्छी बात की आपने, हमें दिल्ली मुसरत हुई आपकी बात सुन के, हमें आपसे यही उम्मीद थी। प्यारे भाई, हमने इससे पहले पढ़ाई हुई है क्लास में। ऑर्डिनरी बिजनेस की एग्जांपल थी 6, मुझे याद है। हाँ, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड। फिर से सुन लें, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसीडरेशन फाइनेंशियल एंड डिविडेंड, क्योंकि फाइनेंशियल में प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर और डायरेक्टर रिपोर्ट 2 पॉइंट हो गए, ऑडिटर और ऑडिटर रिपोर्ट ये 2 पॉइंट हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिविडेंड ये तो 6 हो गए। ऑर्डिनरी बिजनेस की एग्जांपल बताएं मेरे भाई। ऑर्डिनरी बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस शामिल है? कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट 4, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिविडेंड। शाबाश, ये 6 हो गए। ये क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? वो एजेंडा आइटम जो मीटिंग में डिस्कस होने जा रही है। अच्छा, बिजनेस की 2 टाइप्स हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, एक स्पेशल बिजनेस। अब ऑर्डिनरी बिजनेस की 6 एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। स्पेशल बिजनेस किसे कहते हैं? इसके अलावा इन 6 आइटम्स के अलावा जितने भी बिजनेस हैं उन्हें हम स्पेशल बिजनेस कहते हैं। स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स क्या है? अल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, और एक और तीसरा भी बताया, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। ये 3 एग्जांपल्स हैं स्पेशल बिजनेस की। कोई बस कर दे, ये 3 एग्जांपल्स हैं स्पेशल बिजनेस की। ठीक है, तो स्पेशल बिजनेस की अगर डेफिनेशन हमसे पूछे तो सबसे पहले क्या लिखना है? एवरी बिजनेस विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस। जैसे वो पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया था, एवरी कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज पब्लिक कंपनी, और फिर बाद में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस कर दिया था। तो एग्जाम में जब कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पूछे, सॉरी स्पेशल बिजनेस पूछे, अच्छा इसका मतलब है स्पेशल बिजनेस और स्पेशल रेजोल्यूशन में फर्क है।
ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में फर्क है। तो हम पढ़े थे स्पेशल बिजनेस, मैं आपको स्पेशल रेजोल्यूशन समझाने लगा था। नहीं नहीं नहीं, स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस का डिफाइन करें, क्या करेंगे? एवरी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। फिर नीचे लिख देंगे फॉलोइंग आर ऑर्डिनरी बिजनेस, 6 एग्जांपल्स दे दी। फिर आगे छोटी सी हेडिंग दे दी एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल बिजनेस, उसके बाद 2 या 3 एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, वो जो था ना ऑर्डिनरी बिजनेस के एग्जांपल, ये स्पेशल बिजनेस की डेफिनेशन का हिस्सा है। ऑर्डिनरी बिजनेस के एग्जांपल स्पेशल बिजनेस की डेफिनेशन का हिस्सा है, और ये जो 3 उसके बाद वाली एग्जांपल है, ये स्पेशल बिजनेस एग्जांपल्स है। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी, इस पहले जनरल मीटिंग क्या होती है? मीटिंग ऑफ मेंबर्स। फिर इसके बाद हमने सीखा कि एजेंडा आइटम को कहते हैं बिजनेस। बिजनेस की 2 टाइप्स हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। अच्छा, कोई भी मीटिंग होना, उससे कितने दिन पहले, कम से कम कितने दिन पहले नोटिस भेजा जाता है? 21 दिन पहले। क्या उस नोटिस में लिखा होना चाहिए कि इस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी? बिल्कुल। तो याद रखें, कोई भी एजेंडा आइटम हो उसमें बिजनेस लिखा जाता है। ऑर्डिनरी बिजनेस हो तो वो लिखा जाता है, स्पेशल बिजनेस हो तो वो लिखा जाता है। अब अगर वो आपसे कहे कि आपने एक जनरल मीटिंग का नोटिस सेंड करना है, तो उसमें जो भी एजेंडा आइटम डिस्कस हो रही होगी वो आप इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। मुझे ये बताइए, अगर वो कहे कि आप एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एक टाइप ऑफ जनरल मीटिंग है, इसका नोटिस प्रिपेयर करें, तो उस नोटिस में आपने एक चीज लाजमी लिखनी है, क्या? एजेंडा आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग, या बिजनेसेस टू बी डिस्कस्ड टू बी ट्रांजैक्टेड एट मीटिंग। बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट मीटिंग का मतलब क्या है? वो आइटम जो मीटिंग में डिस्कस होने जा रही है। फिर आगे बता रहा है, कह रहा है डायरेक्टर्स मीटिंग, जनरल मीटिंग को अटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें वोट कास्ट नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स कैन, ये बात समझ आई, अभी डिस्कस हुई है। डायरेक्टर्स कैन अटेंड मीटिंग, लेकिन वोट को कास्ट नहीं कर सकते। एज डायरेक्टर नहीं कर सकते, बिल्कुल जाहिर है। अगर वो शेयर होल्डर भी हैं तो एज शेयर होल्डर तो कर सकते हैं, शेयर होल्डर तो कर सकते हैं। चेयरमैन शैल प्रिजाइड, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस मीटिंग का प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन होगा, चेयर करेगा मीटिंग को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन। अच्छा, अजीब बात है, मीटिंग मेंबर्स की है और इसका चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन है। वो सिर्फ इसलिए है ताकि मीटिंग को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके, क्योंकि डायरेक्टर जनरल मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो असल में कंपनी को, बिजनेस मीटिंग को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए, मैनेज करने के लिए आते हैं मीटिंग में, वरना मीटिंग में डिस्कशन वगैरह में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, अनलेस के कोई डायरेक्टर शेयर होल्डर भी। चेयरमैन शैल प्रिजाइड जनरल मीटिंग, ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स है? जनरल मीटिंग की 3 टाइप्स है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। कंपनी की जिंदगी की जो पहली जनरल मीटिंग होती है, कंपनी की जिंदगी की पहली जनरल मीटिंग को कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। इसमें कंपनी के इंट्रोडक्टरी मैटर डिस्कस किए जाते हैं, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस की जाती हैं, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। फिर इसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ऐसी जनरल मीटिंग है जो हर साल कंडक्ट होती है, जो हर साल कंडक्ट होती है, साल में एक दफा कंडक्ट की जाती है, उसे कहते हैं एनुअल जनरल। नाम से जाहिर, एनुअल का मतलब सालाना। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऐसी मीटिंग होती है, अब खुद बताइए, फर्ज कीजिए कि एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, अब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? नेक्स्ट ईयर में। अगर ड्यूरिंग द ईयर फौरी तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने की जरूरत पेश आ गई, तो क्या अब चीफ एग्जीक्यूटिव कोई फ्रॉड कर रहा है, तो क्या अब अगले साल का इंतजार किया जाएगा? अच्छा, डायरेक्टर्स भी नहीं मान रहे कि इसको रिमूव किया जाए, वरना डायरेक्टर भी कर सकते थे, कुछ डायरेक्टर को भी हिस्सा मिल रहा होगा, तो 40% डायरेक्टर को भी हिस्सा मिल रहा है, तो 3/4 मेजोरिटी नहीं बन रही। अब क्या अगले साल के फौरी एक्शन लेने की जरूरत है? अगर इस तरह के कोई मामला आ जाए जिनमें शेयर होल्डर्स की फौरन अप्रूवल की जरूरत है, तो फिर नेक्स्ट एजीएम का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि उसी वक्त अर्जेंट बेसिस पे एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है, जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कभी भी कंडक्ट करवाई जा सकती है, वो साल के किसी भी महीने में कंडक्ट करवाई जा सकती है, उसका साल में एक दफा होना लाजमी नहीं है, हो सकता है किसी साल में बिल्कुल ना हो सकता है किसी साल में एक से ज्यादा हो जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में जब
मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत हो किसी मामले पे तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है। तो 3 तरह की जनरल मीटिंग कौन सी हुई? स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसे क्या कहते हैं? गलत। फर्स्ट जनरल मीटिंग को स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो एनुअल जनरल मीटिंग ही होगी ना। फर्स्ट जनरल मीटिंग और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में फर्क है, ये ज़हन में रखिए, ये ना एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हुए मार खा जाए। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग आज डिस्कस नहीं करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आज डिस्कस नहीं करना। डिस्कस करना है तो क्या करना है? स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे किस तरह की कंपनीज के लिए ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है, कब मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है, इसमें क्या डिस्कस किया जाता है, क्या सीखेंगे हम स्टैट्यूटरी मीटिंग में? किस कंपनी, अच्छा एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कोई भी टाइप ऑफ कंपनी कभी भी करवा सकती है, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, चाहे लिमिटेड बाय शेयर चाहे लिमिटेड बाय गारंटी। कोई भी टाइप ऑफ कंपनी कभी भी, हर कंपनी एजीएम भी कंडक्ट करवा सकती है, उसके लिए करवाती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी करवा सकती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग कुछ कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, कुछ कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एजीएम हर तरह की कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, किस तरह की कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, कौन कंडक्ट करवाएगा, फिर क्या सीखेंगे, कब कंडक्ट करवाई जाएगी, फिर क्या सीखेंगे, डिस्कस क्या होता है। यानी यूं समझ लीजिए, हु, व्हेन, व्हाट इज डिस्कस्ड, विच कंपनीज, यहां कौन कंडक्ट करवाएगा। एक है मुश्किल तरीका, एक है आसान तरीका। पहले मुश्किल से समझाता हूं, किस तरह की कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है। एवरी पब्लिक कंपनी, हर पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल हो उसके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है। किसके लिए? हर पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। और दूसरा, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाती है विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके लिए भी स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाना रिक्वायर्ड है। हाँ, अब आसान तरीका क्या भला भाई, जिन कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना रिक्वायर्ड है उन्हीं के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग भी रिक्वायर्ड है। अब एक ही कंसेप्ट 2 जगह फिट हो गया। हमारे कुछ कंसेप्ट होते हैं ना, वो एक से ज्यादा जगहों पे फिट हो जाते हैं। जैसे हम ये अभी तो ये पढ़ा हमने, कौन सा कंसेप्ट, कि किस तरह की कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी है, तो उसी तरह की कंपनीज, उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना भी जरूरी है, और उन्हीं कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग भी जरूरी है। इसके अलावा और कौन सा कंसेप्ट था जो हमने एक से ज्यादा जगह पे फिट किया था? वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स। इसको कैंसिल करवाने के लिए जो रूल्स थे और डायरेक्टर्स के इलेक्शन को इनवैलिड करार करने के लिए जो रूल्स थे, और जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार करने के लिए जो रूल्स थे, वो सारे सेम थे। सिखाया नहीं था आपको? 10% शेयर होल्डर किसके पास जाएं? कोर्ट के पास। कब जाएं? 30 दिन के अंदर, और जाके ये साबित कर दें जो भी लिखा हुआ था। तो ये कंसेप्ट 3 जगहों पे एज इट इज अप्लाई होता है तकरीबन। किन किन 3 जगहों पे? वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इनवैलिड, और डिक्लेरेशन ऑफ जनरल मीटिंग इनवैलिड प्रोसीडिंग्स। जनरल मीटिंग में भी, डायरेक्टर्स की मीटिंग, इलेक्शन, डायरेक्टर का इलेक्शन भी, और शेयर होल्डर राइट में। 3 जगहों पे सिमिलर कंसेप्ट। और कोई ना कोई हर दफा पूछ लेता है वो, या एक अटेम्प्ट छोड़ के तो जरूर पूछ लेता है। और इसी तरह ये 2 कंसेप्ट हमारे पास। भाई ये क्लियर होगा, स्टैट्यूटरी मीटिंग कब करवाई जाएगी? स्टैट्यूटरी मीटिंग का एक दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट जनरल मीटिंग। ये फर्स्ट जनरल मीटिंग या स्टैट्यूटरी कब करवाई जाएगी? विद इन 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी होती है? जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर ये डेट लिखी होती है। विद इन 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विद इन 180 days फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि बताओ इस कंपनी की स्टैट्यूटरी मीटिंग कब तक होनी चाहिए,
तो आपने सबसे पहले ये देख लेना है इस कंपनी की मीटिंग होनी भी चाहिए कि नहीं। ये ना प्राइवेट कंपनी हो और आप कैलकुलेशन में पड़ जाए, पहले ये देख लेना चाहिए इसकी मीटिंग होनी भी चाहिए कि नहीं। और अगर होनी चाहिए तो फिर आपने एक कैलकुलेशन करनी है 9 मंथ्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन और दूसरी कैलकुलेशन करनी है 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दोनों में से जो डेट पहले आ रही हो आपने कहना है इस डेट तक आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवानी चाहिए। स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवानी चाहिए? विद इन, पहले डेट कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, फिर डेट कैलकुलेट करेंगे 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दोनों में से जो पहले आ रही हुई हम कहेंगे कि इस तारीख तक स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाने से पहले एजीएम कंडक्ट करवा ली तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ एजीएम कंडक्टेड बिफोर स्टैट्यूटरी मीटिंग, क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग में जो प्रिलिमिनरी मामला डिस्कस होने हैं अगर एजीएम होगी तो उसमें डिस्कस हो जाएंगे, फिर इसकी अलग से जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ? अभी तक हमने जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स? 3। कौन कौन सी? स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा। आज कौन सी मीटिंग पढ़ना है? स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग हमने क्या क्या पढ़ना है? किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है, क्या डिस्कस किया जाता है। किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है? पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कब रिक्वायर्ड है? 9 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेटर? विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर। शाबाश, ये क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आगे। डिस्कस नॉट रिक्वायर्ड। स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करना रिक्वायर्ड? पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए भी स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है? अगर एनुअल जनरल मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले कंडक्ट करवा ली जाए। हो सकती है अभी एजीएम में पढ़ेंगे कि एजीएम कब कंडक्ट होनी चाहिए। वो कहता है इनका 1 साल में पहली एजीएम कब होनी चाहिए, कहता है साल के अंदर जब मर्जी कर लो। स्टडी करेंगे एजीएम में, ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब एजीएम की पढ़ेंगे ना कब फर्स्ट, तो आपको पता चलेगा कि आप इनकॉर्पोरेशन होने के 1 महीने बाद ही एजीएम कंडक्ट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या डिस्कस होता है इसमें? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या डिस्कस होता है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या डिस्कस होता है? स्टैट्यूटरी मीटिंग में जनरली आपको पहले बता देता हूं, फिर स्पेसिफिक 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टैट्यूटरी मीटिंग में जनरली कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के हवाले से जो मामलात होते हैं ना, स्टार्टअप के हवाले से, वो डिस्कस हो रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन पहले तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स हैं ये गौर से पढ़ लें, समझ लें। एग्जाम में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ लेता होता है कि बताओ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं। 5 नंबर के साथ क्वेश्चन पूछ लेगा और आप 5 कंटेंट्स लिखेंगे। हालांकि ज्यादा लिखें, कोशिश करें 8, 9, 10 जितने भी हैं सारे लिख लें। चलें 8 लिख लें, कम से कम 8 तो लिख लें। 9 लिख लीजिएगा मेरे भाई, 5 से ज्यादा लिख लीजिएगा। समझ कंटेंट्स समझ से भाई होंगे। कंटेंट्स क्या है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के? कंटेंट्स का मतलब इसमें क्या क्या चीज डिस्कस होगी? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स अलॉट कर दिए, कितने शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है, जितने भी शेयर्स अलॉट किए हैं वो लिख दिए जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए अभी ताजा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, शेयर भी ताजा इश्यू किए हैं, अभी तो बहुत सा पैसा पड़ा, कुछ खर्चे किए होंगे, वो शेयर्स अलॉट किए हैं, पैसे आएंगे ना, आए होंगे, उन पैसों में से कुछ ना कुछ खर्चा भी किया होगा, लेकिन अच्छा खासा बैंक बैलेंस मौजूद भी होगा। तो वो ये कहता है कि सबसे पहले आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बताया शेयर्स कितने अलॉट किए। अच्छा, हालांकि इस मीटिंग में जिनको शेयर्स अलॉट किए वो खुद भी मौजूद होते हैं, क्या नहीं होते? शेयर होल्डर, उन्हीं की तो मीटिंग है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ हेलो हाई कर लेते हैं, जान पहचान बढ़ा देते हैं, ठीक है, उनको पता चल जाता है किस बंदे ने कितने ज्यादा शेयर्स खरीदे हुए। तो जो टोटल शेयर्स खरीदे हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लिखा, शेयर अलॉट किया कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लिखा। फिर इन शेयर के अगेंस्ट में कैश कितना रिसीव हुआ ये लिखा होगा। 1 मिलियन शेयर इशू किए हैं 10 रुपीज के अगेंस्ट में, तो इधर लिखा होगा 1 मिलियन शेयर इशू किए हैं, यहां पे क्या लिखा होगा 10 मिलियन कैश रिसीव हुआ है। समरी ऑफ कैश, समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट, फिर स्टार्ट से लेके कुछ अर्सा पहले तक
कुछ अर्सा, कुछ चंद दिन पहले तक जितने भी रिसीट्स और पेमेंट्स भी होती रही हैं उनका भी रिकॉर्ड लिखा होगा। यानी उस 10 मिलियन में से फॉर एग्जांपल अगर 4 मिलियन खर्च कर दिया है तो 10 - 4 = 6, ये कैश बुक बना के सामने रखी जाएगी, जिसे पता चल जाए कि इन कॉर्पोरेशन से लेके अब तक कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। ये कैश बुक की समरी होती है एक तरह से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया कभी आपने, सुना हुआ? कैश बुक का ही दूसरा नाम है ना। कह रहा है लेकिन नॉट अर्लियर बाय 15 डेज, ये कोशिश करें जितनी लेटेस्ट हो अच्छा है, 15 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 15 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो रिसीट्स ऑफ पेमेंट की डिटेल, अगर फर्ज कीजिए मीटिंग हो रही है 20 मई को, तो क्या 1 मई तक का रिसीट एंड, और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 फरवरी को, फर्ज करें 1 फरवरी को इनकॉर्पोरेट हुई है, स्टैट्यूटरी मीटिंग है 20 मई को, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 1 फरवरी से लेके 1 मई तक चलेगा नहीं, क्योंकि 20 दिन पुराना हो गया। ये 5 मई या 10 मई या 15 मई तक होना चाहिए, ठीक है। यानी जिस दिन स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट हो रही है उस दिन और जिस दिन तक की समरी है, इनमें 15 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। उसने यही कंसेप्ट को थोड़े मुश्किल अल्फाज में बताया, लेकिन समझ आ गई ना आपको कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ज्यादा पुराना, 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 बातें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आ गई। कौन कौन सी? एक तो कैश रिसीट एंड पेमेंट वाली, शेयर्स अलॉटेड वाली, और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स अलॉटेड वाली, और रिसीट एंड पेमेंट वाली, ठीक है। और 15 दिन तो रिसीट एंड पेमेंट वाले के साथ है, वो शेयर्स अलॉटेड के साथ थोड़ा ही है, या कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अलॉटेड के साथ थोड़ा ही है। 15 दिन वाली परवीन किसके साथ है? समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट के साथ। 3 चीजें होंगी। फिर पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर, पता चले, हम शेयर होल्डर्स को पता चले उन्होंने अपनी सारी उम्र की कमाई किन लोगों के हाथ में दे दिया। पर्टिकुलर जो कंपनी को चलाएंगे, ये कौन लोग हैं, क्या मार्केट में इनकी अच्छी पोजीशन है, सारे। हालांकि इनकी नॉमिनेशन आपको पता है सब्सक्राइबर्स ही करते हैं, लेकिन मैं भी शेयर होल्डर में सब्सक्राइबर के अलावा दूसरे लोग भी हों, तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाईजान ये जो कंपनी अब चलानी है किन लोगों ने चलानी है। पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर, इनकी डिटेल भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लिखी जाएगी। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कंपनी को चला कौन रहे हैं, ठीक है। ये भाईजान कंपनी चला रहे हो, इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो इसलिए पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कंपनीज अफेयर्स। कंपनी के अफेयर्स मीन मामलात, कंपनी के मामलात का ऊपर, कंपनी किस तरह की ट्रांजैक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, ऑटो सेक्टर में है के शुगर सेक्टर में है, किस सेक्टर में है, एयरलाइन में है, किस सेक्टर में, कंपनी के अफेयर्स का ब्रीफ ओवरव्यू। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी मॉडिफाइड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करना है उसके पर्टिकुलर। अच्छा, हमने कोई एक कंसेप्ट इस तरह का बड़ा था, मॉडिफिकेशन, क्या बड़ा था? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज नहीं, प्रॉस्पेक्टस इशू करते हुए अगर उसमें किसी कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल लिखी गई है तो इशू करने के बाद वो मॉडिफाई नहीं हो सकता जब तक कमीशन की अप्रूवल ना हो। ये कंसेप्ट पढ़ा था, मुझे लगता है क्लास में डिस्कस होने से रह गया था। क्या डिस्कस किया था हमने? डिस्कस कर दिया था हमने। हाँ, मॉडिफिकेशन क्या कंसेप्ट था कि अगर प्रॉस्पेक्टस में किसी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है, मॉडिफिकेशन ये ना हो, पहले प्रॉस्पेक्टस बनाना है ना तो इन कस्टमर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, भाई तुम ऐसा करो 1 मिलियन यूनिट्स का ऑर्डर दे दो हमें, हम अपने प्रॉस्पेक्टस में खूब बड़ा बड़ा करके लिखेंगे कि 1 मिलियन यूनिट्स का ऑर्डर मिल गया हुआ हमें, ताकि लोग कहें अच्छा ये तो बड़े प्रॉफिट में जाएगी कंपनी। और जब प्रॉस्पेक्टस इशू हो जाएगा ना, लोग शेयर्स के लिए पैसे जमा करवा देंगे, तो हम इसको मॉडिफाई करके 1 मिलियन से 1000 पे ले आएंगे, 1000 पे ले आएंगे। हो सकता है कि नहीं? इसीलिए कमीशन ने कहा कि अप्रूवल, ताकि अगर इसमें कोई गड़बड़ मुझे नजर आई ना तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ प्रॉस्पेक्टस, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, इसको भी नल एंड वाइड कर दूंगा। लो, जिस मकसद के लिए झूठ बोला था, धोखा दिया था, वो मकसद भी फारिग। तो इसीलिए अगर स्टार्ट से लेके अब तक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मॉडिफाई करना है, तो अब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी जरूरत है। शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होगा। नेक्स्ट, एक्सटेंड ऑफ कैरिंग आउट और नॉट कैरिंग आउट अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अंडर राइटिंग शेयर, ये क्या होते हैं? अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है?
अंडर सब्सक्रिप्शन सुना है? आपको याद है एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है, और ये भी पढ़ा था अगर शेयर्स जो हमने इशू किया है फुल्ली सब्सक्राइब ना हो, अंडर सब्सक्रिप्शन हो, तो क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं कि नहीं? गलत कंसेप्ट। हाँ शाबाश, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर आ गए हैं शेयर तो फिर अलॉटमेंट हो जाएगी, और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने भी नहीं आए तो फिर वापस किए जाएंगे, अलॉटमेंट नहीं होगी। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा। तो इसका मतलब है, जरा गौर से सुनिए, जब कभी कोई भी कंपनी शेयर इशू कर रही होगी उसे खतरा होगा, डर होगा, कहीं ऐसा ना हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी ना हो। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी ना हुई तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें फिर वो सारे पैसे वापस करने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में नहीं मिलता अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना, कंडीशन थी ना उसमें। तो इसीलिए रिस्क है कि नहीं? तो कंपनीज इस रिस्क को कवर करने के लिए एक तरह की इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं? सर आपका रिस्क हम लेते हैं, अगर आपको नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी हम पे। इंश्योरेंस वाले यही कहते हैं ना। अब ये जो खास तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइडर है इसे कहते हैं अंडरराइटर। ये क्या इंश्योरेंस देता है? ये कहता है सर अब आप हमारे पास आके बेफिक्र है, आप बेफिक्र होकर शेयर इशू करें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी डिसाइड कर लें, जो हम जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी देते हैं आपके शेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक लोग सब्सक्राइब करेंगे। अगर फर्ज करें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं भी होती ना तो जो बैलेंस होगा हम सब्सक्राइब कर देंगे। ये ले आपके शेयर सारे सब्सक्राइब, लेकिन उसके बदले में थोड़ा सा कमीशन आपको देना पड़ेगा। ये जो बंदा ये काम करता है इसको कहते हैं अंडरराइटर। और ये जो एग्रीमेंट होता है इसको कहते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और इसमें जो अंडरराइटर को मुफ्त में थोड़ी काम करता है, जो कमीशन मिलता है इसे क्या कहते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। बाज़ औक़ात अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है तो फिर कमीशन मिलता है। सम टाइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं भी होता फिर भी कमीशन देना पड़ता है। एग्जीक्यूट होने या ना होने से क्या मुराद है? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई पब्लिक की तरफ से तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन का रिश्ता लिया था ना मैंने। और अगर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया, इसका क्या मतलब है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं हुई थी और अंडरराइटर को शेयर बाय करने पड़े, तो इस पे भी कमीशन देना पड़ेगा। यही कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ कैरिंग आउट और नॉट कैरिंग आउट ऑफ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो बताइए कि ये कैरी आउट हुआ कि नहीं हुआ? कैरी आउट हुआ कि नहीं हुआ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कमीशन पे हुआ, कमीशन तो हर सूरत में पे होना है। इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हुई अचीव कि नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो कितना फर्क था जो इसने खरीदा। ठीक। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल लिखी जाएगी कि अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया और उसको पूरा किया गया कि नहीं किया गया। बस अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया क्या है, उसकी डिटेल लिखी जाएगी। अंडरराइटर, उस अंडरराइटर का तो मैंने समझाने के लिए मिसाल दी ना कि जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं कि अगर ऐसे हुआ आपका नुकसान तो हम पूरा करेंगे, तो अंडरराइटर भी कह रहा है अगर आपका शेयर इशू करें बेफिक्र होके, अगर आपका नुकसान हुआ तो हम पूरा करेंगे। शेयर इशू होने पे नुकसान से क्या मुराद है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं हुई। इनको डिविडेंड किनको, तो कमीशन किस चीज का दे रहे हैं? इनको कमीशन किस चीज का दे रहे हैं? अंडरराइटर को कमीशन किस चीज का मिल रहा है? तो डिविडेंड किस चीज का? अगर शेयर परचेज करेंगे तो फिर जो शेयर पे डिविडेंड आता है वो उनको मिलेगा, वो अलग है। देखें अंडरराइटिंग सर्विस अलग है। अगर फिर जनरल पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं की और अंडरराइटर को खरीदा पड़ गई तो जाहिर है ये फिर एक अलग ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। इसके लिए अंडरराइटर अलग से पैसे कंपनी को देगा, कंपनी इसको शेयर इशू करेगी और आइंदा अगर प्रॉफिट होता है तो उसको डिविडेंड भी मिलेगा। ये कोई एंटिटी भी हो सकती है, कुछ नहीं से कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। 8 पर्टिकुलर ऑफ कमीशन आर ब्रोकरेज पेड अगेंस्ट शेयर इश्यू टू डायरेक्टर्स, सीईओ, सेक्रेटरी, ऑफिसर्स। एक होती है प्राइवेट प्लेसमेंट, एक होता है पब्लिक इशू। ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल, शेयर इशू किया जाए। हमारी एक कंपनियां शेयर इशू करते हैं तो बाज़ औक़ात ब्रोकर आ जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है तो ब्रोकर थर्ड पर्सन आके कहता है हम आपके लिए इन्वेस्टर ढूंढते हैं, बात करें।
आपके शेयर्स खरीदेगा। अच्छा, ये अंडर राइटर से डिफरेंट है। अंडर राइटर खुद शेयर खरीदने की बात करता है और ब्रोकर मिडल मैन होता है, कहता है मैं खुद नहीं खरीदूंगा लेकिन मैं आपकी डील दूसरे बंदों के साथ करा देता हूं, जो आपके मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके शेयर्स खरीद लेंगे। इस ब्रोकर को कमीशन मिलना चाहिए जैसे प्रॉपर्टी डीलर को मिलता है, ठीक है। अब डायरेक्टर्स को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा जरा देखें, पढ़े सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशन देखें और मेमोरेंडम देख लें। हम लोगों ने भी तो शेयर्स बाय किए हैं, हम लोगों ने फुल अमाउंट इन कैश पे की है, डायरेक्टर्स ने भी शेयर बाय किए। उन्होंने कहा हमने 4 मिलियन शेयर बाय किए, डायरेक्टर्स ने खुद, हमें किसी ने कोई कमीशन नहीं दिया। इस ब्रोकर ने 3 मिलियन शेयर्स का ग्राहक ढूंढा है, इन्वेस्टर ढूंढा है, इसको कमीशन पे कर दिया, हमें भी कमीशन मिलना चाहिए। अगर हम ना लेते तो यही शेयर्स आप बाहर के लोगों को बेचते, ब्रोकर के थ्रू बेचते, ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता, तो वही शेयर हमने खरीद लिए हैं, हम तो घर के बंदे हैं। तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आप घर के बंदे हो इसलिए कमीशन नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, घर के बंदे हैं इसलिए हमें ज्यादा कमीशन मिलना चाहिए। मैंने कहा नहीं चले ठीक है, जितना ब्रोकर को कमीशन देते हैं आपको ही दे देते हैं। यानी खुद को शेयर बेचने का कमीशन ले लिया डायरेक्टर्स ने, कंपनी सेक्रेटरी ने खुद को शेयर बेचने कमीशन। तो ये चूंकि एक थोड़ी सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बन जाती है, थोड़ी सी सेंसिटिव ट्रांजैक्शन बन जाती है कि पता नहीं ये फेयर है कि नहीं, और पता नहीं कमीशन ज्यादा तो नहीं दे दिया गया, इसीलिए इसे भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में 8 चीजें आ गई। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कितनी चीजें आई? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी जाती है? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, दूसरा कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अलॉटेड, तीसरा समरी ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट 15 दिन से ज्यादा पुरानी ना हो, पार्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर इसके बाद ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कंपनीज अफेयर्स, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ब्रोकरेज पेड टू शेयर इश्यू टू डायरेक्टर्स और पार्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी मॉडिफाइड। या अच्छा, आप जरा सोच के बताइए, ये 8 कंटेंट है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के, इन 3 में और बाकी 3 में एक सरसरी डिफरेंस क्या है? बज़ाहिर जो ये सारी कैश फाइनेंशियल मैटर से डील कर रहे हैं, कैश डायरेक्टली कैश और सिग्निफिकेंट अमाउंट है। ये ज्यादातर नॉन कैश है, ज्यादातर, हालांकि कमीशन पेड वगैरह भी कैश में आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये नॉन कैश है, ये वाली कैश है और ये सिग्निफिकेंट बड़ी अमाउंट्स है। क्या इसमें डायरेक्टर्स डंडी मार सकते हैं इनको लिखने में? बड़े ईमानदार होंगे डायरेक्टर्स, हर चीज बिल्कुल 100% ठीक बना रहे होंगे और शेयर होल्डर्स को 100% ठीक रिपोर्ट करेंगे, ऐसा है। और भाई डायरेक्टर्स भी आप जैसे होते हैं, असाइनमेंट कल की कहीं चेक करवाए, हफ्ता पहले की असाइनमेंट चेक करवा लेते हैं। सुबह की क्लास में कहा, अच्छा यकीन कीजिए सच्ची बात, आज की बात, सुबह की क्लास में कहा असाइनमेंट, छोटे भाई का रजिस्टर लिया था, वो फिजिक्स की असाइनमेंट चेक करवाना शुरू सुबह 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 बीला की क्लास में हुआ था फिजिक्स की। मैं खुदा का खौफ कर रहे हैं, ऊपर कहीं रॉकेट साइंस नीचे लिखी हुई थी। मैंने कहा ये तो मेरे बड़ों को भी नहीं आती है साइंस क्या लिखी हुई, ये मैंने कब करवा दी असाइनमेंट। ये काम करते हैं आप, तो आप उस्ताद के साथ ये काम कर सकते हैं, तो डायरेक्टर शेयर होल्डर के साथ नहीं कर सकते ऐसे? अच्छा चले, तो ये इसमें कोई गलती हो सकती है, इसीलिए लॉ ने कहा, क्या कहा कि ये जो 3 मैटर्स है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इनमें हैवी कैश इन्वॉल्व है, इनके साथ ऑडिटर्स की रिपोर्ट अटैच करो, एक थर्ड पर्सन लेके आओ जिसे ऑडिटर कहते हैं, वो इन 3 चीजों की इन तीनों आइटम्स की एक चीज चेक करे और फिर लिख के दे कागज पे कि ये सही है कि नहीं। वो इनको बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करेगा अमाउंट्स को। तो ये जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के ये जो 3 कंटेंट्स है ना, कौन कौन से 3 कंटेंट्स? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अलॉटेड, समरी ऑफ जो 15 दिन से ज्यादा पुरानी ना हो, इनके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट चेक करने के बाद रिपोर्ट देगा, क्या रिपोर्ट देगा कि ये 3 चीजें ठीक है कि नहीं, शेयर्स के ऊपर, कैश रिसीव्ड, ये बन गई। अच्छा बताइए, जो भी बंदा कोई रिपोर्ट प्रैक्टिकली बनाता है, नीचे लिखता है कि किसने बनाई, साइन करता है ताकि उसकी जिम्मेदारी हो, ठीक है। ये रिपोर्ट, अच्छा चाहे बनाई सारे डायरेक्टर्स ने मिलके होगी, लेकिन इसके ऊपर साइन कौन करेगा? क्या किसी के साइन होने चाहिए?
किसी की तरफ से ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि वो बंदे जिम्मेदारी ले रहे हो कि इसमें कोई गलती हुई तो हमारी जिम्मेदारी है। इसे कहते हैं सर्टिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को कौन सर्टिफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा? सीईओ, एक डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के हर सफे पे ये तीनों लोग साइन करेंगे, ताकि किस बात सबूत इस बात का कि हमने ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट चेक कर लिया है और ये बिल्कुल ठीक है, हमने बनाई। इसे सर्टिफिकेशन भी कहते हैं, इसे ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं। तो कौन सर्टिफाई करेगा, कौन ऑथेंटिकेट करेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को? सीईओ प्लस एटलीस्ट वन डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी। ऑडिटर भी तो सर्टिफाई करेगा? नहीं, वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं है, वो ऑडिटर रिपोर्ट है, और वो सिर्फ 3 चीजों के ऊपर है: शेयर्स, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स अलॉटेड, रिसीट एंड पेमेंट। अच्छा, आपको लफ्ज सेंड करना और फाइल करना, इसमें फर्क बताया था किसी लेक्चर में? सेंडिंग में और फाइलिंग में क्या फर्क है? सेंड करने का मतलब है शेयर होल्डर्स को कोई चीज भिजवाना, फाइल करने का मतलब है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कोई चीज भिजवाना। जब लॉ में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को भिजवाई जाती है या क्रेडिटर्स को, उसके लिए वर्ड यूज होता है सेंड। और जब वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, जैसे रजिस्ट्रार, जैसे कमीशन, जैसे रजिस्ट्रार, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की एग्जांपल, जैसे रजिस्ट्रार, जैसे कमीशन, जैसे कोर्ट, इनको जब हम कोई स्टेटमेंट सेंड करते हैं तो उसके लिए वर्ड सेंड नहीं बल्कि क्या कहते हैं? फाइल किया। तो बताइए, क्या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास भी भिजवानी चाहिए? बिल्कुल भिजवानी चाहिए। तो उसके लिए लफ्ज सेंड यूज करेंगे, फाइल। तो कह रहे हैं फाइलिंग, क्या फाइलिंग करनी है इसकी किसी को? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, फाइलिंग में आपने शेयर होल्डर्स नहीं लिख देना, फाइलिंग करनी है, यस करनी है। किसको करनी है? कब? इमीडिएटली आफ्टर सेंडिंग टू मेंबर्स। जैसे ही मेंबर्स को सेंड की स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, रजिस्ट्रार को भी सेंड कर देनी है, फाइल कर देनी है। ये मेंबर्स को कब सेंड की थी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट? 1 मिनट हटो, कोई नहीं बोलेगा। मेंबर्स को हमने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सेंड की है, ये स्टैट्यूटरी मीटिंग के बाद किया कि पहले? पहले किया। शाबाश। कितने दिन पहले? 21 डेज पहले। 21 डेज। अच्छा, मुझे जरा सोच के बताइए, स्टैट्यूटरी मीटिंग से 21 दिन, कम से कम 21 दिन पहले जो शेयर होल्डर को नोटिस भेजा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होने वाली है, इस नोटिस के साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अटैच होगी कि स्टैट्यूटरी मीटिंग में सबके सामने पहली दफा रखी जाएगी? मेरा भाई हालात पढ़ने नहीं आया, हाँ नहीं फड़काने भी नहीं, कमीशन कुछ और लग रहा है। चले ये अब आप पढ़ के आइएगा। आपने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ के ये सवाल मुझे नहीं बताना, मुझे पढ़ने दो, ढूंढने दो, ठीक है? तो फाइल कब करवाना है? जैसे ही मेंबर्स को सेंड की जाती है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, वैसे ही रजिस्ट्रार को भी फाइल की जाएगी। लेकिन कमीशन को नहीं, देखे रजिस्ट्रार को सेंड कर रहा। लिस्ट ऑफ मेंबर्स, कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और स्टैट्यूटरी मीटिंग में सबके सामने रख दी जाएगी। सर ये कंपनी के मेंबर्स है, कोई देखना चाहे तो देख ले, ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। क्योंकि फर्स्ट टाइम सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो कुछ शेयर होल्डर्स सारे आए, कुछ शायद ना आए हो, तो जो नहीं भी आ सके लिस्ट में उनका नाम होगा, लोग पहचान लेंगे, अच्छा हमारे साथ साथ इन लोगों ने भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स हो जाएगी। भाई समझ आ गई यहां तक? आखिरी कंसेप्ट अभी बता दूं कि ना?
ये आगे और भी बहुत सी जगहों पे आएगा। हाँ? अभी एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट आपने कभी सुना है? केस इज एडजॉर्न्ड, हियरिंग इज एडजॉर्न्ड, ये कहाँ सुना है? कोर्ट में। कोर्ट में क्या करने गए थे उधर? ये अच्छा, टीवी पे देखा था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई केस चल रहा हो और उस पेशी पे उसका फैसला ना हो सके तो समाअत मुलतवी कर दी जाती है, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद की डेट देके, हफ्ते 2 हफ्ते बाद की डेट। उसी तरीके से स्टैट्यूटरी मीटिंग में ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस हो रही होंगी। हो सकता है यहाँ तक आके डिस्कशन हो और फिर शाम के 5 बज जाए और फिर कहीं छुट्टी, अगली दफ़ा मीटिंग करेंगे, बाकी चीज़ें तब डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं समझा रहा हूँ। तो उस सूरत में क्या होगा? मीटिंग एडजॉर्न कर दी जाएगी कि अब बाकी के मामलात, बाकी की प्रोसीडिंग्स अगले हफ्ते होगी। इसे कहते हैं मीटिंग एडजॉर्न होना। क्या मीटिंग, कोई भी जनरल मीटिंग एडजॉर्न की जा सकती है? यस, की जा सकती है। अच्छा बताइए, जब रीजनल मीटिंग हुई 5 तारीख को, इसमें 5 फैसले हो गए, 3 फैसले होना बाकी हैं। अब 12 मीटिंग एडजॉर्न कर दी गई, 12 तारीख को होगी। 12 तारीख को जब एडजॉर्न्ड मीटिंग हुई, इसमें जो फैसले हुए, क्या इन फैसलों का लीगल स्टेटस वैलिड है कि वॉइड है? ऐसा ही वैलिड है जैसा कि रीजनल मीटिंग में होता है। भाई ठीक है, चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जनरल मीटिंग में से एक टाइप स्टैट्यूटरी मीटिंग को डिस्कस किया। चलिए, होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए, ये रिटन फॉर्म में असाइनमेंट लाजमी आपने करके आना है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।